डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया के एक ऐसे सितारे की जिसने जिसने कुछ ही सालों में आसमान छू लिया, डिक्सन टेक्नोलॉजीज। ये वो कंपनी है जिसने, आप सोचिए, सिर्फ 6 साल में अपने शेयर को 600 रुपए से 10,000 रुपए तक पहुंचाया। लेकिन कहते हैं ना, जो जितनी तेजी से ऊपर जाता है उसके गिरने का डर भी उतना ही होता है। हाल ही में कंपनी का शेयर अपने शिखर से लगभग 40% तक टूट चुका है। तो आज का बड़ा सवाल यह है कि डिक्सन की जो ये रॉकेट जैसी ग्रोथ थी, क्या उसका फ्यूल अब खत्म हो गया है, या ये कहानी एक चैंपियन के फिर से उठ खड़े होने की है जो अपनी गलतियों से सीखकर और मजबूत बन रहा है। मेरा मानना है कि डिक्सन अपनी रणनीति बदलकर एक लंबी छलांग की तैयारी कर रही है। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसे सितारे की कहानी है जो अपनी ही चमक में शायद अंधा हो गया और अब टूटकर बिखरने की कगार पर है। देखिए, बढ़ती हुई कंपटीशन, कुछ गिने चुने बड़े ग्राहकों पर खतरनाक हद तक निर्भरता और बदलती सरकारी नीतियां, ये सब उसके भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा रही हैं। देखिए, हम डिक्सन की कामयाबियों को ऐसे ही नहीं भुला सकते। पिछले सिर्फ 2 साल में फोन बनाने की रफ्तार में 338% का उछाल आया है। आप सोच सकती हैं, सैमसंग जैसी कंपनी को पीछे छोड़कर आज डिक्सन भारत का सबसे बड़ा स्मार्टफोन बनाने वाला बन गया है, 22% मार्केट हिस्सेदारी के साथ। हाँ, मैं मानती हूँ कि मुश्किलें हैं, पर मैनेजमेंट आंखें बंद करके नहीं बैठा है। वो एक बहुत ही स्मार्ट चाल चल रहे हैं, जिसे कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। आसान भाषा में कहें तो अब सिर्फ दूसरों के दिए पुर्जे जोड़कर फोन नहीं बनाना, बल्कि फोन के दिमाग और दिल जैसे जरूरी पुर्जे खुद बनाना। इसके लिए कैमरा मॉड्यूल और ऑप्टिकल ट्रांस रिसीवर जैसे हाई-टेक पार्ट्स बनाने के लिए विदेशी कंपनियों से हाथ मिलाया जा रहा है। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये कंपनी के मुनाफे को दुगना करने की क्षमता रखता है। सोचिए, जहां आज कंपनी एक फोन जोड़कर 4 रुपए कमाती है, वहीं उसके पुर्जे बनाकर वो 10 रुपए तक कमा सकती है। ये एक गेम चेंजर स्ट्रैटेजी है। साथ ही कंपनी टेलीकॉम और आईटी हार्डवेयर जैसे नए मैदानों में भी उतर रही है, जहां एक साल में 148% की ग्रोथ दिखी है और अमेरिका से एक बड़ा ऑर्डर भी मिला है। आपकी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जमीनी हकीकत और आंकड़े कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। शेयर का 40% गिरना ये निवेशकों के भरोसे में कमी को साफ साफ दिखाता है। और जिस मार्केट हिस्सेदारी की आप बात कर रही हैं, वो भी सिर्फ 8 महीनों में 64% से घटकर 53% पर आ गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कंपनी की एक बहुत बड़ी कमजोरी, हद से ज्यादा निर्भरता। आप सोचिए, कंपनी की 91% कमाई सिर्फ स्मार्टफोन से आती है, और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि कुल कमाई का 45% यानी लगभग 20,000 करोड़ रुपए सिर्फ एक ग्राहक मोटरोला से आता है। ये तो अपनी सारी उम्मीदें एक ही घोड़े पर लगाने जैसा है। और अब वो घोड़ा भी थक रहा है। मोटरोला ने डिक्सन को दिया जाने वाला काम 20% कम कर दिया है, और अब वो डिक्सन के कॉम्पिटिटर्स जैसे कार्बन से भी फोन बनवा रहा है। डिक्सन की रणनीति एक ऐसी नाव की तरह है जिसमें कई छेद हैं। ऐसे टाटा से कंपटीशन, पीएलआई का खत्म होना, इन सब से पानी और तेजी से अंदर भर रहा है। मैं मानती हूँ कि मोटोरोला पर निर्भरता एक जोखिम था, बिल्कुल था, लेकिन आप इसे एक अलग नजरिए से देखिए। कभी-कभी एक बड़ा झटका ही आपको नींद से जगाता है। मोटोरोला का ये कदम डिक्सन के लिए एक वेकअप कॉल है, कोई मौत की सजा नहीं। मैनेजमेंट ने इस खतरे को पहचाना और इसीलिए अब वो इतनी तेजी से बैकवर्ड इंटीग्रेशन और नए सेक्टर्स में विविधीकरण पर काम कर रहे हैं। टेलीकॉम और आईटी हार्डवेयर में वो 148% की ग्रोथ और अमेरिका से मिला वो माइक्रोवेव रेडियो का ऑर्डर, ये क्या दिखाता है? यही कि कंपनी सिर्फ बातें नहीं कर रही, बल्कि ठोस कदम उठा रही है। एक ग्राहक पर निर्भरता की कमजोरी ही आज कंपनी को ज्यादा मजबूत, ज्यादा फैला हुआ और ज्यादा लचीला बनने पर मजबूर कर रही है। ये एक मजबूरी में उठाया गया सही कदम है। मजबूरी में उठाया गया कदम, आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया। लेकिन क्या मजबूरी में उठाए गए हर कदम से सफलता मिलती है? देखिए, मोटोरोला की समस्या एक बड़ी बीमारी का सिर्फ एक लक्षण है। आप विविधीकरण की बात कर रही हैं, लेकिन उनका वीवो के साथ जो बड़ा प्लान था, वो तो ईडी की छापेमारी की वजह से ठंडे बस्ते में चला गया।
जब आपका सबसे बड़ा कमाई का जरिया लड़खड़ा रहा हो और आपके नए रास्ते भी शुरू होने से पहले ही बंद हो रहे हों, तो भविष्य सुरक्षित कैसे हुआ? यह सिर्फ उम्मीद की बात है, हकीकत नहीं। आप मुझे एक ठोस उदाहरण दीजिए जहां डिक्सन ने मोटोरोला से हुए नुकसान की भरपाई किसी नए बड़े ग्राहक से कर ली हो। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। बिल्कुल। वीवो वाला मामला एक झटका था, मैं इससे इनकार नहीं कर रही, लेकिन उसे पूरी कहानी मान लेना सही नहीं होगा। और रही बात पीएलआई स्कीम की, तो यहाँ भी डिक्सन ने भविष्य के लिए तैयारी कर रखी है। आपने कहा कि 31 मार्च 2026 को मौजूदा पीएलआई स्कीम खत्म हो जाएगी, जिससे कंपनी के मार्जिन पर असर पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है। पीएलआई स्कीम यानी सरकार की वो योजना जो भारत में बने हर फोन पर कंपनियों को अतिरिक्त पैसा देती है, वो खत्म हो रही है। लेकिन डिक्सन के मैनेजमेंट ने इसका तोड़ पहले ही निकाल लिया है। वो सरकार की अगली स्कीम कॉम्पोनेंट पीएलआई स्कीम के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। ये स्कीम फोन के पुर्जे बनाने पर इंसेंटिव देगी। तो जब तक पुरानी स्कीम खत्म होगी, डिक्सन पुर्जे बनाने के ज्यादा मुनाफे वाले धंधे में उतर चुका होगा। वो न सिर्फ 4% वाले मार्जिन के नुकसान से बचेंगे, बल्कि 7 से 10% वाले मार्जिन का फायदा उठाएंगे। ये शतरंज की चाल है, कोई कैरम का खेल नहीं। शतरंज की चाल तो है, पर ये चाल चलने में कितना वक्त और कितना पैसा लगेगा, इसका अंदाजा है आपको? ये सुनने में बहुत आसान लगता है कि असेंबली छोड़ो, कंपोनेंट बनाओ। लेकिन फोन को असेंबल करना और उसके लिए हाईटेक कैमरा मॉड्यूल बनाना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसमें नई मशीनें चाहिए, नई टेक्नोलॉजी और बिल्कुल अलग तरह की एक्सपर्ट टीम चाहिए। मुझे इंडस्ट्री से कोई एक उदाहरण बताइए जहां किसी असेंबली केंद्रित कंपनी ने 2 साल के अंदर सफलतापूर्वक हाईटेक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में महारत हासिल की हो, क्योंकि डिक्सन तो यही करने का दावा कर रही है। जब तक वो ये सब सीखेंगे और लागू करेंगे, 2026 आ चुका होगा और उनकी कमाई पर सीधा असर पड़ेगा। क्या तब तक निवेशक इंतजार करेंगे, खासकर जब ग्रोथ पहले ही 50% से घटकर 28% पर आ चुकी है? आपका सवाल जायज है कि क्या ये संभव है, और इसका जवाब है हाँ, क्योंकि डिक्सन ये काम अकेले नहीं कर रहा है। वो पहिए का फिर से आविष्कार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने डिस्प्ले और कैमरा मॉड्यूल जैसे मुश्किल पुर्जे बनाने के लिए चीनी कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर यानी साझा कंपनियां बनाई हैं। वो सीधे सीधे उन कंपनियों की विशेषज्ञता और टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं जो सालों से यही काम कर रही हैं। ये कोई हवा में लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि एक बहुत सोची समझी रणनीति है जिसमें खुद सीखने के बजाय एक्सपर्ट्स को अपने साथ मिला लिया जाए। वो समय और पैसा दोनों बचा रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि डिक्सन पुर्जे बनाने की अपनी योजना में इन चीनी कंपनियों के साथ सफल हो भी जाती है। पर क्या इसका कोई मतलब रह जाएगा जब कमरे में एक 800 पाउंड का गोरिल्ला घुस आया हो? मैं बात कर रहा हूं टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की। डिक्सन अब इस खेल में अकेली नहीं है। टाटा जैसा विशाल समूह जिसके पास बेहिसाब पैसा और एक भरोसे का नाम है, वो इस सेक्टर में पूरी ताकत से उतर चुका है। वो पहले से ही एप्पल के लिए काम कर रहे हैं और अब शाओमी, ओप्पो जैसी हर बड़ी कंपनी को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी समस्या है जिसे आप नजरअंदाज कर रही हैं। डिक्सन खुद फोन डिजाइन नहीं करती। वो चीन की लॉन्गचेयर जैसी कंपनियों पर निर्भर हैं, जिन्हें ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर या ओडीएम कहते हैं। ये वो कंपनियां हैं जो असल में फोन का पूरा ब्लूप्रिंट बनाती हैं। अब यही डिजाइन बनाने वाली कंपनियां डिक्सन के दुश्मनों को भी वही डिजाइन दे रही हैं। इससे डिक्सन की खासियत ही खत्म हो रही है। कि डिक्सन ने सही मैदान चुना है। ये दिखाता है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का भविष्य कितना उज्जवल है। ये तो अब और भी मजेदार हो गया है। हाँ, मुकाबला कड़ा होगा, बिल्कुल होगा। डिक्सन को शायद पहले जैसी 50% वाली जादुई ग्रोथ ना मिले, लेकिन मैनेजमेंट का 20 से 27% की ग्रोथ का अनुमान इसी बढ़े हुए मुकाबले को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये एक यथार्थवादी और मजबूत लक्ष्य है। डिक्सन ने इस खेल को शुरू किया था, उसने अपनी पहचान बनाई है और एक बड़े खिलाड़ी के आने से पूरा खेल बड़ा हो रहा है। डिक्सन अब एक बड़ी लीग में खेल रहा है, लेकिन वो अब भी एक स्टार खिलाड़ी है। एक स्टार खिलाड़ी होना तब तक ही अच्छा लगता है जब तक आप मैच जीत रहे हो, लेकिन आंकड़े तो कुछ और कह रहे हैं। एक चीनी कंपनी डीबीजी टेक्नोलॉजी, जो डिक्सन की सीधी प्रतियोगी है, उसने सिर्फ 1 तिमाही में लॉन्ग चेयर के लिए अपना प्रोडक्शन 5 गुना बढ़ा दिया। और उसी दौरान डिक्सन की ग्रोथ कितनी थी? सिर्फ 10%। जब आपके प्रतियोगी आपसे 5 गुना तेजी से दौड़ रहे हो, तो आप रेस कैसे जीतेंगे?
आप इसे इकोसिस्टम का बड़ा होना कह सकती हैं, मैं इसे डिक्सन के हिस्से की पाई का छोटा होना कहता हूं। टाटा के आने से डिक्सन को क्वालिटी और कीमत दोनों पर लड़ना पड़ेगा, और ओडीएम कंपनियों के सबके साथ काम करने से उनका वो खास एडवांटेज भी खत्म हो गया है जो उन्हें पहले मिलता था। ये लड़ाई अब बहुत मुश्किल हो चुकी है। हमारी इस बातचीत से ये तो साफ है कि डिक्सन एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ा है। चुनौतियां असली हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मेरे नज़रिए में ये एक कंपनी के बड़े होने की निशानियां हैं। बैकवर्ड इंटीग्रेशन के जरिए ज़्यादा मार्जिन वाले बिजनेस में जाना, टेलीकॉम और आईटी जैसे नए बाजारों में अपनी पकड़ बनाना और पुर्जों के निर्माण पर ध्यान देना, ये सब मिलकर न सिर्फ आज की मुश्किलों का हल है, बल्कि भविष्य के लिए एक कहीं ज्यादा मजबूत और लाभदायक बिजनेस मॉडल की नींव रख रहे हैं। ये एक बदलाव का दौर है, अंत का नहीं। और मेरे हिसाब से ये भी उतना ही साफ है कि डिक्सन के लिए आगे का रास्ता कांटों भरा है। टाटा और चीनी कंपनियों का दबाव, मोटोरोला जैसे बड़े ग्राहकों पर निर्भरता का खामियाजा और धीमी पड़ती ग्रोथ, ये ऐसे सच हैं जिनसे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। कंपनी की सफलता सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि उसकी योजनाएं कागज पर कितनी अच्छी हैं, बल्कि इस पर करती है कि वो इन योजनाओं को इस मुश्किल भरे बाजार में कितनी तेजी और कितनी असरदार तरीके से लागू कर पाती है। यहां से डिक्सन या तो एक नया चैंपियन बनकर उभरेगा या फिर एक भूली बिसरी कहानी बनकर रह जाएगा। आज के इस विमर्श ने इस विषय के कई अहम पहलुओं को सामने रखा है। डिक्सन की कहानी में आगे क्या होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। अंतिम निष्कर्ष तो श्रोताओं को ही निकालना है, और इस सामग्री में निश्चित रूप से और भी बहुत कुछ जानने और समझने के लिए है।